हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कॉस्टिंग का कुछ पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। DY BCom कॉस्टिंग 2 का अगर आप लोग सिलेबस चेक करेंगे तो अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड बोल के एक टॉपिक है। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड या फिर अकाउंटिंग ऑफ ओवरहेड ऐसा कुछ टॉपिक है। तो उसके अंदर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए। पुणे यूनिवर्सिटी के पेपर अगर देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, तो पहले वो भी डिस्कस करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी बोल देता हूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप चलते फिरते वीडियो देख रहे हैं बस के अंदर या फिर कहीं पे भी घूम रहे हो, तो फिर फ़िलहाल ये वीडियो ऑफलाइन में सेव करके बाद में देखे तो भी चलेगा, क्योंकि चलते फिरते तो ऐसी स्टडी होती नहीं है। आप लोग सेव करके बाद में आराम से बुक पेन लेके आराम से आधा घंटा बैठ के देखो, ठीक है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक का नेम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। तो मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड या फिर ऑफ ओवरहेड भी रह सकता है, इतना कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया था फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में DY BCom भी लिखता हूँ ताकि ये समझ में आए ये किसके लिए चल रहा है, ठीक है। ये टॉपिक का नेम, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ले रहना ज़रूरी है अकाउंट्स के, जो कि आपने SY BCom में ऑलरेडी सीखे हैं, पर एज़ यूजुअल आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज़ कराते हैं उसको। कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, आपका सब्जेक्ट का नेम ही है कॉस्टिंग। कॉस्ट मतलब खर्चा। खर्चा कब आएगा? जब कोई प्रोडक्ट बनाएंगी कंपनी, हर एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है फिर बेचती है उसको, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो कुछ कॉस्ट आता है ना, खर्चा आता है ना। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया है। कभी भी जो कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको खर्चा आता है, कॉस्ट आता है, ठीक है। कॉस्टिंग सीख रहे हैं तो कॉस्ट का मतलब तो सबको पता ही है, ठीक है। तो एक वर्ड मिल गया मेरे को यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए फैक्ट्री को या फिर कंपनी को खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है। तो उस कॉस्ट के हम लोग SY BCom में 2 टाइप करते थे, ठीक है। एक कॉस्ट को नाम देते थे डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड को इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, करेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंडर में भी हम लोग 3 टाइप करते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 3 टाइप हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट में करते थे। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी सेम है, फिर से हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक के लिए चल रहा है, ये याद नहीं रखे तो भी चलेगा, इतना कुछ इसमें है नहीं, थ्योरी पार्ट में काम आ सकता है बस, इसलिए मैं फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप, इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप। ये तो आपने SY BCom में देख लिया, इसका मीनिंग वगैरह से आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो एग्जांपल से देखते हैं। एक प्रोडक्ट समझो, ये पेन है, समझो प्रोडक्ट, ये पेन बनाना है, एक फैक्ट्री में ये पेन बन रहा है। तो ये पेन बनाने के लिए एक वर्कर हमने रखा है, ठीक है। पेन ऑटोमेटिक थोड़ी बनेगा ना, उसको वर्कर रखना पड़ेगा। एक वर्कर सब काम करेगा, जो भी प्लास्टिक वगैरह मशीन्स में वगैरह करेगा, इंक वगैरह भरेगा इसमें, ठीक है। तो एक वर्कर रखा है हमने पेन बनाने के लिए, तो वर्कर को हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी काम करेगा वो, ठीक है। तो वो वर्कर को हम लोग जो भी पेमेंट करेंगे वो हो गया पेमेंट डायरेक्ट लेबर के अंडर में, ठीक है। लेबर चार्जेस जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो पेन बना रहा है, ठीक है। अभी सेम फैक्ट्री है, वहाँ पे हमने और एक लेबर रखा है, लेकिन वो पेन नहीं बना रहा है, वो हमने एज ए सिक्योरिटी गार्ड उसको रखा है, समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसको हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा है। अभी वो सिक्योरिटी गार्ड भी तो फ्री में थोड़ी काम करेगा, उसको भी पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली उसका कुछ रोल है नहीं इस पेन के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ये पेन बनाने में मदद कर रहा है, क्योंकि वो फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, मतलब सिक्योरिटी कर रहा है फैक्ट्री की। तो इनडायरेक्टली उसका भी कुछ ना कुछ इस पर हक बनता है इस पेन में, तो उसको भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट लेबर के अंडर में आएगा। ऐसे ही मटेरियल के लिए भी रहता है कि डायरेक्ट जो भी इस पेन के लिए मटेरियल लग रहा है, प्लास्टिक इंक हो गया, ये सारा डायरेक्ट मटेरियल के अंडर में आएगा। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, तो अभी इसी पेन बनाने के लिए भी कुछ मशीन्स लगते हैं, मशीन भी एक मटेरियल है, ठीक है। मशीन में कुछ ऑयल लगेगा,
ठीक है, वो उसके लिए भी तो खर्चा आ रहा ही है ना। मैंने दुकान से सिर्फ पेन लेके आया, साथ में मशीन थोड़ी दिया उसने, ठीक है, लेकिन मशीन का भी कुछ खर्चा है ही ना, तो वो इनडायरेक्ट के अंडर में आएगा, जो मतलब डायरेक्टली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, जो कि पेन से कुछ लेना देना है नहीं, बट उसके सिवा ये पेन भी नहीं बन सकता। ऐसी चीज़ें जो भी है वो इनडायरेक्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये सब बताने का मतलब क्या है, तो अपना टॉपिक का नेम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। अब ये ओवरहेड वर्ड आप लोग बार बार सुनते रहेंगे, ओवरहेड ओवरहेड, ठीक है, सर के ऊपर से जाता रहेगा ओवरहेड, ठीक है, हेड और ओवर मतलब सर के ऊपर से जाता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ओवरहेड का मतलब है, आप लोग को अगर इस सिंपलेस्ट वे में अगर बताओ तो ये जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसको ही हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वही रहता है हमारा ओवरहेड, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर देखते हैं, समझो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने बोला कि पेन बन रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में पेन बनने के लिए कुछ खर्चे रहेंगे। तो डायरेक्ट खर्चे मीन्स क्या, पेन के रिलेटेड खर्चे क्या रहेंगे, समझो प्लास्टिक लेकर आए हमने, इंक लेकर आए, ये डायरेक्टली पेन के लिए लग रहा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस समझो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, रेंट, ठीक है, रेंट, तो फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं मतलब पैसे तो दे रहे, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, जो कि अगर रेंट नहीं पे करेंगे तो फिर फैक्ट्री नहीं चलेंगी, फैक्ट्री नहीं चलेंगी तो पेन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो रेंट का भी कुछ ना कुछ रोल बनता है इस पेन के अंदर, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं उसको ही हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड का मतलब यही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब भी ओवरहेड की बात होगी तो ये डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको हाइड कर देंगे, ओनली इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया रहेगा, मतलब फॉर एग्जांपल रेंट दिया होगा, फिर लेबर्स की सैलरी वगैरह दी रहेगी कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड को कितना पे कर रहे हैं, जो भी उधर काम कर रहे हैं उनको कितना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया रहेगा, वो उसका लाइट बिल कितना आ रहा है, फिर उसका अलग अलग मशीन्स रहते हैं, बड़े बड़े हॉर्स पावर वगैरह, वो कितना है, वो सारा कुछ खर्चा आपको दिया रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन मतलब कैसा, अभी फॉर एग्जांपल फिर से एक एग्जांपल लिखते हैं और ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, और यही करना है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ा सा इस एग्जांपल में ध्यान दे दो सिर्फ, ठीक है। समझो सेम एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दो चीज़ें बन रही है, एक बन रहा है पेन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअली, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दो चीज़ें बन रही है, एक बन रहा है पेन और दूसरी चीज़ बन रही है समझो बुक्स, ठीक है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर दो चीज़ें बन रही है, एक पेन बन रहा है और, ठीक है, पेन से भी पैसे आ रहे, पेन बना रहे, पेन बेच रहे, पैसे यहाँ से भी आ रहे हैं, बुक्स से भी पैसे आ रहे हैं, बुक्स बना रहे, बुक्स बेच रहे, बुक्स से भी पैसे आ रहे हैं, पेन से भी पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और समझो फॉर एग्जांपल हर महीने का हम लोग फैक्ट्री का रेंट भर रहे हैं, समझो रेंट कितना भर रहे हैं हम लोग, 50,000 रेंट भर रहे हैं। रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आपको पता है, अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो आपको पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग लिखते थे रेंट, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो रेंट हम लोग हर महीने 50,000 भर रहे हैं हम लोग उस फैक्ट्री का, ठीक है। तो इस 50,000 रेंट में से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि पेन से जो भी हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कितने पैसे रहेंगे, और बुक से जितने प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कितने पैसे रहेंगे, ऐसा मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए और इजी कर देता हूँ मैं, समझो ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री का एरिया है समझो इतना, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है इतना, ठीक है, ये बॉक्स नहीं है, एरिया ही समझो इतना। आपको क्या लगता है पेन बनाने के लिए कितना जगह लगेगा, तो मेरे हिसाब से एक कॉर्नर मिल गया, छोटी सी मशीन रहेगी, मतलब एज़ कम्पेयर टू बुक्स से तो छोटी ही जगह लगेंगी ना पेन्स बनाने के लिए। तो समझो ये इतना एरिया में पेन को दे देता हूँ यहाँ का, ठीक है, इतने एरिया में क्या है, पेन बनता है, और ये बाकी का जो बड़ा एरिया रह गया इसमें बुक्स बनते हैं समझो, ठीक है। टोटल 1000 स्क्वायर फीट था, तो इसमें से फॉर एग्जांपल ठीक है 400 स्क्वायर फीट जो है पेन बनाने के लिए जगह यूज़ हो रहा है, और 600 स्क्वायर फीट बुक्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये 50,000 जो रेंट है, अगर मैं बोलूँ कि 25,000 पेन से जो प्रॉफिट आएगा वो देगा, और 25,000 जो बुक से प्रॉफिट आएगा वो लोग देंगे, तो आपके हिसाब से ये ठीक है क्या, अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि पेन बनाने वाले क्या बोलेंगे, हमारा एरिया भी हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं, इतना सा एरिया यूज़ कर रहे हैं, बुक्स बनाने वाले तो इतना बड़ा एरिया यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग रेंट ज़्यादा क्यों दें, हम लोग 25,000 क्यों दें। तो ये भी तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना।
तो हम लोग इस टाइम पे क्या करेंगे, तो इनका जो ये एरिया था इसका रेशो निकालेंगे, मतलब 400 स्क्वायर फीट था और 600 स्क्वायर फीट था। तो इसका अगर रेशो निकालते हैं हम लोग तो ये 4:6 आएगा, और भी डिवाइड हो सकता है, 2 2 4, 2 3 6, 2:3 का रेशो आएगा। तो ये 50,000 को हम लोग 2:3 के हिसाब से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 और 3 5 हिस्से करेंगे 50,000 के, तो 10,000 का एक हिस्सा आएगा। तो 2 हिस्से कौन देगा, पेन देगा। तो 20,000 पेन ट्रेंड भरेगा और 30,000 बुक से जो भी प्रॉफिट आ रहा वो लोग भरेंगे। तो अभी बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो भी कैलकुलेशन था वो परफेक्ट हो गया। तो अभी जो भी क्वेश्चन आएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो ऐसे ही रहेगा। आपको 2 डिपार्टमेंट दिए रहेंगे। अब यहाँ पे पेन और बुक्स का एग्जांपल लिया मैंने, क्वेश्चन में पेन बुक्स वगैरह नहीं रहेंगे, आपको A B C D ऐसे डिपार्ट्स में दिए रहेंगे। डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, वो लोग टोटल रेंट इतना इतना पे कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट A का एरिया कितना है, B का एरिया कितना है, वो भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। आपको बस क्या करना है, अगर रेंट है तो एरिया के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट A कितना देगा, डिपार्टमेंट B कितना देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस इतना ही काम है। ठीक है। और एक एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग सैलरी का, समझो। ठीक है, सैलरी का एग्जांपल लेते हैं। सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल अभी समझो हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, ये पूरे फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं सबको हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, समझो 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपये हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, ये फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको, टोटल पूरा। तो इसमें से पेन बनाने वाले लोगों को कितना सैलरी जा रहा है, बुक्स बनाने वाले लोगों को कितना सैलरी जा रहा है, ये कैसा पता चलेगा? तो ये नंबर ऑफ़ वर्कर से पता चलेगा कि मतलब ये यहाँ पे एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। पेन बनाने वाली जगह पे, बुक्स बनाने वाली जगह पे कितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, वहाँ से पता चलेगा। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है 3 मेंबर काम कर रहे हैं पेन बनाने के लिए, और बुक्स बनाने के लिए जो है 7 मेंबर्स काम कर रहे हैं, ऐसा समझो। ठीक है, 3 मेंबर पेन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, 7 मेंबर्स जो है बुक्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 3:7। ठीक है, तो 3:7 के हिसाब से 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पेन बनाने वाले जो भी रहेंगे उनको कितना पेमेंट जा रहा है, 30,000 और 70,000, ऐसा इसका डिवाइड होगा। ठीक है, पेन का 30,000 क्योंकि 3 लोग हैं, और बुक्स का 70,000 क्योंकि 7 लोग हैं। 1 लाख रुपए टोटल सैलरी था, 70 + 30 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस आपको ये यूज़ करना है कि आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए रहेंगे कि ये डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं। आपको एरिया भी दिया रहेगा कि डिपार्टमेंट A का कितना स्क्वायर फीट है, B का कितना स्क्वायर फीट है। तो आपको सही जगह पे सही बेसिस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जब रेंट की बात हो रही थी तो मैंने एरिया के हिसाब से दिया रेंट। ठीक है, रेंट को जो है मैंने एरिया के हिसाब से दिया। जब सैलरी की बात हो गई, सैलरी को मैंने नंबर ऑफ़ वर्कर्स के हिसाब से दिया। ठीक है, सैलरी नंबर ऑफ़ वर्कर के हिसाब से दिया, रेंट जो है एरिया के हिसाब से दिया। तो ये आपको कॉमन सेंस रहना ज़रूरी है। नहीं तो आप रेंट लेंगे, 50,000 रेंट है, आप 7:3 के हिसाब से दे देंगे तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा ना। रेंट तो हमेशा एरिया के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे ना, कितना स्क्वायर फीट जगह है, कितना एरिया का रेंट भर रहे हैं, वो हिसाब से ही करेंगे ना। अभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेगा, समझो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लाइट बिल भी भरते रहेंगे ना लोग, तो वो क्या बेसिस पे देंगे, वो क्या नंबर ऑफ़ वर्कर के हिसाब से देंगे? तो नहीं। तो उसके लिए भी अलग से एक पॉइंट रहेगा, नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स, कि लाइट के पॉइंट कितने कितने लगे, ये वाले एरिया में कितने लगे, ये वाले एरिया में कितने लगे, ये डिपार्टमेंट में कितने लगे, ये डिपार्टमेंट में कितने लगे, तो वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको बस उतना याद करना है कि कौन से बेसिस पे किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको याद नहीं भी होता है, कॉमन सेंस नहीं है, तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, वो टेबल से भी लर्न कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में मतलब जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो क्या बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 तो चीज़ें हमने देख ली है, रेंट रहेगा तो एरिया के हिसाब से देते, सैलरी रहेगा तो नंबर ऑफ़ वर्कर के हिसाब से देते, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स के हिसाब से देते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, आप लोगों को लर्न कर लो या फिर कॉमन सेंस यूज़ कर लो। कॉमन सेंस है ऑलरेडी इसमें, तो कुछ लर्न करने जैसा है नहीं फ़िलहाल मेरे हिसाब से। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। मार्च 2022 में ये क्वेश्चन आया था। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी दोनों ही बनाने बोलते हैं एग्ज़ाम में, तो हम लोग दोनों चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या क्या आता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में सेम इसके जैसा ही। तो देखिए क्वेश्चन ईजी है, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मार्च 2022 के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, इन आई लिमिटेड देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट C and D।
ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क है वो भी हम लोग देखेंगे। आगे दिया सी डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:3 एंड डी प्रोवाइड सर्विसेज टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:1। तो ये रेशियो का भी क्या यूज़ है वो भी आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। अदर डिटेल्स रिगार्ड्स टू द एक्सपेंसेस एंड अदर चार्जेस फॉर द पीरियड 31 मार्च 2021 एज फॉलोज। तो इसमें कुछ चार्जेस दिया, मतलब ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने बोला ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि अभी हमने चेक किया। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, मोटिव पावर, डेप्रिसिएशन और एमिनिटीज़ टू स्टाफ, ये इतना सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया। साथ में उसके कुछ एडिशनल डिटेल्स दिया है क्वेश्चन में। ये सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको देते हैं वो लोग, तो इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एसेट्स वैल्यू दिया, फ्लोर एरिया कितना स्क्वायर फीट है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने कितने लगे हैं, HP ऑफ मशीन दिया है, नंबर ऑफ वर्कर कितने कितने कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, ठीक है। तो लास्ट में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों भी करना पड़ता है वैसे तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। एक बार कॉलम चेक कर लो क्या क्या कैसे कैसे है। तो ऊपर पहले लिखा है मैंने इन द बुक्स ऑफ आई लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2021, जो कि क्वेश्चन में डेट दिया था वो। पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट, मतलब क्या बेसिस पे हम लोग देंगे, उसका रेशो क्या बनेगा। टोटल ABCD 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन के 2, सर्विस के 2। सिंपल से कॉलम में, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दिया पहले 40,000 का, तो पहले वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस टोटल अमाउंट है 40,000, तो 40,000 लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल में, ठीक है। तो रेंट को हम लोग क्या बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अभी हमने चेक किया। तो रेंट को एरिया के हिसाब से देते हैं हम लोग, फ्लोर एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट में मैं लिखता हूँ फ्लोर एरिया, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा लिखता हूँ सेम। फ्लोर एरिया का रेशो क्या बन रहा है पहले वो चेक करते हैं। 8,000 है, 6,000, 4,000, 2,000, ये स्क्वायर फीट से सारा। तो इसका रेशो अगर निकालते हैं तो कॉमन 3 0 सब में नज़र आ रहे हैं। अगर 3 0 कॉमन कट करते हैं तो 2, 4, 6, 8 बचता है। तो सारे 2 के टेबल से जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 4 3 2 1 ऐसा रेशो बनेगा इसका। 4:3:2:1, ठीक है। अभी आप TY/BCom के स्टूडेंट हो, आपको रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर वही वो पंडित वाला ऑप्शन जो मैंने मेरे पहले वीडियो में दिया था वो एक बार सुन लो जाके, ठीक है। 40,000 को 4:3:2:1 के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओरली करो या फिर कैल्सी अलाउड है कैल्सी में करो, कैसे करते पता है। 4 + 3 + 2 + 1 कितना होता है, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, मतलब 40,000 के हमको 10 हिस्से करना है। तो 4,000 आएगा, 4,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 तो 16,000 आएगा। 4,000 को मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 12,000 आ जाएगा। 4,000 × 2 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा C का। 4 × 1 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा D का, ठीक है। सिंपल था। आप से डायरेक्टली काम करो, कैल्सी में कर लो। आगे अभी अगर ये सिंपल अमाउंट था इसलिए मैंने भी ओरली किया, आगे अगर बड़ा अमाउंट आया तो मैं भी कैल्सी में ही करने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्टली पहले क्या करते जाओ, रेशो में सबका प्लस करते जाओ। डायरेक्टली 40,000 को इससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 आ गया। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1, चारों के आंसर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, ठीक है। रेंट हो गया। रेंट के बाद क्या दिया, इंश्योरेंस दिया 15,000 का। तो इंश्योरेंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंश्योरेंस अमाउंट है 15,000। तो इंश्योरेंस क्या हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंश्योरेंस किसका निकालते हैं हम लोग, एसेट्स का निकालते हैं, ठीक है। तो एसेट्स वैल्यू उसके ऊपर निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं है ये कौन सी चीज़ किससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, वो टेबल के हिसाब से लर्न कर लो। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो 10 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है एंड 1 लाख है। तो कॉमन ज़ीरो अगर देखते हैं तो 5 5 0 कट कर देंगे तो इधर बचेगा 10 5 4 1, करेक्ट। 10 5 4 1 ये रेशो आ रहा है मेरा, 10:5:4:1, ठीक है। रेशो ये 10 लाख है, 1 लाख नहीं है। तो 5 0 कट किया, 5 0 5 0 5 0, तो 10 5 4 1
ये और भी डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए इतना ही रखा इसको। तो 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 1 20। तो 15,000 को डायरेक्टली 20 से डिवाइड करेंगे। तो अभी मैं कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। 15,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आता है 750। तो 750 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 7,500 आंसर मिल गया ए का। अगेन 750 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 3,750 ये आंसर मिल गया बी का। 750 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 3,000 आंसर मिल गया। एंड 750 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 750 आ गया डी का। ठीक है, ये हो गया इंश्योरेंस। आपको अगर चेक करना है आपने सही किया गलत किया तो सब का टोटल करके देखो बराबर 15,000 आता है या नहीं। ठीक है, तो आएगा 15,000 वैसे तो। ठीक है, 7,500 प्लस 3,750 प्लस 3,000 प्लस 750 आ गया 15,000, करेक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद क्वेश्चन में क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी 5,000 दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टोटल 5,000 है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे है ना नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट्स, तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, तो हर डिपार्टमेंट में कितने कितने पॉइंट लगे उसका रेशो निकालते हैं। तो 40 30 15 15 ऐसा दिया है, तो 5 के टेबल से जाता है एक्चुअली तीनों चारों। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30 एंड 5 8 ज़ा 40, तो 8 6 3 3 ऐसा आ रहा है इधर। ठीक है, 8 6 3 3। अभी भी बोल रहा हूँ ओरली मत करो, गलत होने के चांसेस रहेंगे। ये मतलब मेरी प्रैक्टिस है, पहले मैं करता था ये सब, तो इसलिए मैं डायरेक्टली किया। 40 30 15 15 था, तो 5 से डिवाइड किया डायरेक्टली। 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 5 8 ज़ा 8 6 3 3। तो 8 + 6 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 8 + 6 14, 14 + ये 6 20। 5,000 को 20 से डिवाइड करेंगे। 5,000 टोटल अपना इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 20 हिस्से कर रहे हैं इसके, 250 आ गया एक हिस्सा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करता हूँ तो डिपार्टमेंट ए का हिस्सा कितना आ जाएगा इसमें, 2,000 डिपार्टमेंट ए वाले भरेंगे। फिर 250 आया था ना, 5,000 डिवाइड बाय 20 250 आया था आई थिंक, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 1,500 रुपये डिपार्टमेंट बी को देना पड़ेगा। 250 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 3 750 आ जाएगा डिपार्टमेंट सी का, और 750 डी का भी आ जाएगा। 3 3 दोनों का कॉमन है ना। ठीक है, 5,000 टोटल आ रहा है, सबका चेक करेंगे। 2 प्लस ये 1,500 और ये 1,500 मतलब 3,000 और 2,000 5,000 राइट है, करेक्ट है एकदम। इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद है मोटिव पावर 20,000, तो मोटिव पावर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मोटिव पावर को हम लोग 20,000 अमाउंट है, और क्या बेसिस पे देते हैं हम लोग इसको, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में टेबल रीड करेंगे तो आपको समझेगा HP ऑफ मशीन। HP का मतलब ये हॉर्स पावर ऑफ मशीन है। मोटिव पावर जो है ये फैक्ट्री में कैसे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं तो उसका मीटर अलग रहता है। हमारा घर वाला जो मीटर है वो छोटा सा, अगर वो फैक्ट्री में लगाएंगे तो एक दिन में उड़ जाएगा वो। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अलग से एक मीटर लगाते हैं, जैसा तुम लाल डब्बे देखते हो जगह जगह पे वैसा। तो ये उस टाइप का है ये मोटिव पावर जो है, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन के हिसाब से देंगे इसको, HP ऑफ मशीन। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देख लो ये भी दिया है, मोटिव पावर को HP ऑफ मशीन के हिसाब से देते हैं। तो इसका रेशो निकालते 800 500 400 300 ऐसे दिया। कॉमन 0 2 2 कट करेंगे तो 8543 ऐसा आ जाएगा, और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता ये, तो 8543 करेक्ट है। 8543 इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। 8 + 5 करेंगे तो 13, 13 + 4 17, 17 + 3 20। तो 20,000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा। तो डायरेक्टली ये तो आंसर आ जाएगा अपना 8,000 5,000 4,000 और 3,000। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। मोटिव पावर के बाद डेप्रिसिएशन है 20,000। अगेन यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेप्रिसिएशन 20,000 ही है। और डेप्रिसिएशन हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, एसेट्स पे करते हैं ना हमेशा। तो एसेट्स वैल्यू दिया है ना यहाँ पे, तो उसका रेशो लेंगे। एसेट्स वैल्यू
इंश्योरेंस के लिए भी एसेट्स वैल्यू लिए थे, तो ऑलरेडी रेशो निकाला है, फिर से क्वेश्चन देखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो वही रेशो ले लिया। एसेट्स वैल्यू का तो वही आएगा ना, 10 + 5 15 + 4 19 + 1 20, और यहाँ पे भी 20,000 है, 20,000 को 20 से डिवाइड करेंगे, अगेन 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 10,000, फिर 5,000, फिर 4,000 एंड 1,000। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट चीज़ बच गया। अभी ये पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, दिखने में यहाँ तक इजी था, लेकिन इतना इजी भी मत समझो। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, और ये पॉइंट है लास्ट वाला अपना, एमिनिटीज़ टू स्टाफ। 13,000 अमाउंट है, और एमिनिटीज़ टू स्टाफ जो है, बहुत लोग क्या करेंगे, स्टाफ वर्ड देख के नंबर ऑफ़ वर्कर के हिसाब से दे देंगे, लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो एमिनिटीज़ टू स्टाफ जो है वो डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ वर्कर जानबूझ के उन्होंने दिया ताकि लोग यहाँ पे गलती करें, तो हमको ऐसे चीज़ों से बचना है, हमको ये फंसाने के लिए करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो एमिनिटीज़ का मतलब कैसे सुविधाएं देते हैं हम लोग वर्कर्स को। एमिनिटीज़ का अगर तुम गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका मतलब है सुविधाएँ। ठीक है, तो और डायरेक्ट वेजेस का मतलब भी अगर देखेंगे तो हम लोग रेम्यूनरेशन टाइप रहता है ना। ठीक है, तो एमिनिटीज़ टू स्टाफ, पहले ये लिखता हूँ यहाँ पे मैं, एमिनिटीज़ टू स्टाफ, ये हम लोग डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से दे रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। और इसका रेशो अगर निकालेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस का निकालेंगे तो ये 2200 है, 1400 है, 1000 एंड 875 ऐसे अमाउंट्स है इसके। ठीक है, तो नॉर्मली इसको अगर तुम पहले 5 से डिवाइड करेंगे फिर तो वैसे भी चलेगा, और अभी कैलसी अलाउड है तो डायरेक्टली तुम लोग बड़े बड़े अमाउंट से ही डिवाइड करके देख लो ना। लास्ट में यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये 10 से या 20 से 100 से तो डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 75 से नहीं 25 से ट्राई करते हैं। 2200 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 875 भी हो जाएगा। ठीक है, 25 से डिवाइड करते हैं, इसका अलग से ही पेज पे कैलकुलेशन करता हूँ मैं ताकि ये समझ में आए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, अगर देखते हैं तो 2200 है, 1400 है, 1000 है एंड 875। तो इसको मैंने 25 से डिवाइड किया तो 88 मिल गया। 1400 को 25 से डिवाइड किया तो 56 मिल गया। फिर 1000 को डिवाइड बाय 25 किए, सबको एक ही नंबर से करना पड़ता है डिवाइड। 875 को डिवाइड बाय 25 किए तो 35 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद और डिवाइड हो रहा है क्या ये, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा ये, 3 से हो रहा है क्या, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, इतना ही डिवाइड करो, अगर नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती करते मत बेटो। एक्चुअली हम लोग इस रेशो के हिसाब से भी बांट सकते हैं। अभी कैसा है, कब ये क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग जब भी सॉल्व करते थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी लगता है। अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के ऊपर के 4-5 पॉइंट किया, बहुत इजी था, सिंपल था, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट हमेशा गड़बड़ कर देता है कि आंसर हमेशा पॉइंट में आता है, या फिर मतलब रेशो बड़े बड़े देते हैं, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको एक स्पेशल पेज लेके वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है इसका। ठीक है, और पॉइंट में आंसर आया तो डरना नहीं है, पॉइंट में आया तो भी हमको सॉल्व करना है। बहुत लोग सोचते हैं पॉइंट में आ गया मतलब हमने गलत किया है, तो ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट में ही आता है वो आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग ये टोटल करते हैं, 88 प्लस 56 प्लस 40 प्लस 35, तो 219, ये इसका टोटल आ रहा है चारों का। ठीक है, 219, ये याद रखो। फिलहाल मैं मेरे आंसर में ये रेशो लिख लेता हूँ। डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से दे रहे हैं हम लोग। एमिनिटीज़ टू स्टाफ 13,000 अमाउंट है, तो 13,000 लिखता हूँ, और रेशो मेरा आया 88, 56, 40 एंड 35। ठीक है, अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता हूँ वो देखो। टोटल अमाउंट है एमिनिटीज़ टू स्टाफ 13,000, उसको डिवाइडेड बाय ये चारों का टोटल कितना आ रहा है, 219। ठीक है, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 219 करेंगे
तो ये आता है 59.3607, ये आता ही रहेगा आंसर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 88, मल्टीप्लाई बाय 56, मल्टीप्लाई बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 35, ऐसा सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, अभी जैसे बाकी लोगों के लिए किया था वैसा। लेकिन ये पॉइंट में तो इधर पॉइंट वगैरह कुछ कम ज़्यादा करते मत बैठो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 88 है तो 88 करता हूँ मैं। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 522, अब यहाँ पे 5223.7 है, 5223.7 है। तो पॉइंट के आगे, अगर पॉइंट के आगे 5 या 5 से ज़्यादा नंबर रहा, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम लोग यहाँ पे 1 रुपये एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो सबको मालूम रहेगा। 5 या 5 से ज़्यादा रहा तो ही है। तो अब यहाँ पे 3 है, 3 की जगह मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए। 0.7 था ना, पॉइंट अगर 3 रहा रहता तो कुछ नहीं किया रहता, फिर 23 ही लिखा रहता। पॉइंट के आगे 5 या 5 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एक हो गया। फिर 56 वाला करते, तो 13,000 डिवाइडेड बाय 219 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 332। आगे 4.2 है तो 4 ही लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर 4.6 या 7 रहा रहता तो, या 5 भी रहा रहता तो मैंने यहाँ पे 5 किया रहता 4 की जगह। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, 30Y के स्टूडेंट हो। 13,000 डिवाइड बाई 219, तो ये फिर से 59 पॉइंट जो भी था वो आ गया। मल्टीप्लाई बाई भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2374। ठीक है, 0.4 है आगे, इसलिए मैंने 4 ही लिया। हो गया। फिर आगे फिर से 13,000 डिवाइड बाई 219 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये आ गया 207। अभी 7.6 से आ गया, अगर देखेंगे तो 207 7.6, तो 0.6 है तो फिर ये 7 की जगह 8 करना पड़ेगा, तो 8 कर दिया। ठीक है, सबका टोटल करके देखते हैं 13,000 आता है क्या। 4 + 4 + 4 12, 12 + 8 20, बाई कैरी 2 लेता हूँ। 2 + 2 4, 6, 6 + 7 13, 13 + 7 20, कैरी 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, कैरी 1, 6 + 3 9, 11 and 2 13। ठीक है, तो आ गया अपना आंसर। ये 4 अमाउंट आ गए A, B, C, D के। तो ये चारों में लिख लेता हूँ। 5224 ये आ गया A का। B का आंसर आ गया अपना 3324, फिर 2374 एंड 2078। ये आ गया अपना आंसर एमिनिटीज़ टू स्टाफ का। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमेशा गड़बड़ करता है। और ये आंसर आप लोग का अगर टेक्स्ट बुक में रहेगा क्वेश्चन है तो चेक करो, करेक्ट ही रहेगा, या फिर गूगल पे अगर आंसर इसके मिलते रहेंगे तो वहाँ भी चेक करो, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी वाला। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, जिसमें मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूट किए और लास्ट में टोटल भी कर दिया डायरेक्टली, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। और इसके बाद हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊँ तो फिर ऊपर कुछ सेंटेंस में दिया था कि यहाँ पे सी डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू A and B इन द रेशो ऑफ 2:3। यहाँ पे एक 2:3 रेशो दिया था। एंड D प्रोवाइड सर्विसेज टू A and B इन द रेशो ऑफ 6:1। ठीक है, 2:3 एंड 6:1 का एक रेशो दिया था। तो इसका यूज़ हमने कहीं पे भी नहीं किए। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्शन मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सर्विस डिपार्टमेंट जहाँ से ये प्रोडक्ट को हम लोग बेचते हैं वो वाला डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा रहेगा वो कौन बियर करेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही बियर करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको वही करना है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी आंसर आया वो हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देना है, मतलब वो खर्चा वो लोग उठाएंगे। ठीक है, तो कैसा करेंगे, तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है,
पर आप लोग पहले कॉलम देख लो। इन द बुक्स ऑफ वाई आई लिमिटेड स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड पर्टिकुलर बेसिस रेशियो टोटल, और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कॉलम है, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम नहीं है। सबसे पहले हमको लेना है बैलेंसेस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो हम लास्ट में जो भी आंसर आया हमारा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का आया 48,724 तो वो ले लिया, बी का आंसर आया था 30,574 तो वो ले लिया, ठीक है, वो लास्ट वाला आंसर लिखा। उसके बाद ये दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया। सर्विस डिपार्टमेंट सी का टोटल कितना आया था 22,124, तो 22,124 मैंने लिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर दिया था कि सर्विस डिपार्टमेंट सी जो है वो ए और बी को रेशो, कौन से रेशो में सर्विसेज दे रहा है 2:3, तो 2:3 के हिसाब से मैंने ये 22,124 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको अच्छे से आता है अभी, ठीक है। बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी में गिवन दिया, क्योंकि ये रेशो हमको ऑलरेडी दिया है। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि एसेट्स वैल्यू पे ले लो, या फिर किसी और के से नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से ले लो, डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से ले लो, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। अभी डायरेक्ट लिया है तो गिवन लिखता हूँ मैं, ठीक है। सेम सर्विस डिपार्टमेंट डी का जो भी आंसर आया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11,578, तो 11,578 को मैंने अगेन 6:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 6:1 ये रेशो का इन्होंने बोला था कि डी प्रोवाइड सर्विसेज टू ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 6:1, तो 6:1 के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर लास्ट में टोटल कर दिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकेंडरी तो 2 मिनट का काम है। सिर्फ हमको क्या करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी अमाउंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए हुए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस उतना ही काम है, ठीक है। गौर से देखो एक बार, बैलेंस है इस पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिया मैंने। यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट में जो टोटल आए थे वही अमाउंट है ये ए और बी का। फिर सी और डी का अमाउंट क्या किया, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दिए हुए रेशो में। लास्ट में जो भी टोटल आ गया ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, ट्राई करिए, आएगा। थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद, ऐसा एक टाइम में देखने के बाद नहीं आता है, ठीक है। जो भी अगर डाउट वगैरह हो तो मेरा फ़ोन नंबर वगैरह है ही आपके पास, तो डायरेक्टली कांटेक्ट करिए या कमेंट सेक्शन में पूछे तो भी चलेगा। थैंक यू।